आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जनजातियों की परंपरागत शासन व्यवस्था पर गहन एवं विश्लेषणात्मक चर्चा करने वाले हैं। और ये विषय जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या बिना पुलिस, बिना कोर्ट और बिना किसी लिखित संविधान के भी कोई समाज सदियों तक अनुशासित और व्यवस्थित रह सकता है? सुनने में शायद थोड़ा नामुमकिन लगे। हाँ, लेकिन झारखंड की जनजातीय व्यवस्था इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। ये सिर्फ शासन व्यवस्थाएं नहीं थी, बल्कि एक पूरा सोशल फैब्रिक था, एक सेल्फ रेगुलेटिंग सोसाइटी। सही कहा। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था तो बहुत बाद में आई। यहाँ तो सदियों से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र चल रहा था। हाँ, आज हम इसी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते थे, उनकी बारीकियां क्या थीं और एक दूसरे से कितने अलग थे। ठीक है, तो सबसे पहले नींद से ही शुरू करते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या था? ये किस आधार पर टिकी थी? देखिए, इन सभी की जो नींव है वो कबीलाई या वंश आधारित सामाजिक संरचना पर टिकी है। मतलब क्लैन सिस्टम पे? हाँ बिल्कुल, क्लैन सिस्टम। इसमें समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई होती थी ग्राम, यानी गांव। ओके। फिर आपसी जरूरतों और सुरक्षा के लिए कई गांव मिलकर एक बड़ी प्रशासनिक इकाई बनाते थे, जिसे अलग अलग जनजातियों में परगना या पढ़ा जैसे नामों से जाना जाता था। एग्जैक्टली। और कानून का क्या? जब कोई लिखित संविधान ही नहीं था तो सही गलत का फैसला कैसे होता था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ कानून किताबों में नहीं था, बल्कि लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं में बसा हुआ था। ये नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे और समाज का हर व्यक्ति उन्हें मानता था। और अगर कोई विवाद हो जाए तो फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेता था, पूरा समुदाय मिलकर करता था। गांव के प्रमुख और बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठकर सबकी सहमति से निर्णय लेते थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं की नींव में ही लोकतांत्रिक मूल्य थे? बिल्कुल। और जेपीएससी के लिए ये एक असर्शन रीजन का सवाल भी बन सकता है। असर्शन, जनजातीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी। रीजन, इसमें निर्णय प्रक्रिया सामूहिक सहमति से होती थी। और दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। हाँ, यही उनकी व्यवस्था का मूल सार था। चलिए अब एक एक करके इन व्यवस्थाओं को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल, इस पूरी व्यवस्था की नींव क्या थी? ये विचार आया कहाँ से? देखिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए ना हमें एक शब्द को समझना होगा, खूंट। खूंट? हाँ, खूंट। इसका मतलब है परिवार या वंश। जब मुंडा समुदाय ने छोटा नागपुर के घने जंगलों को अपना घर बनाया तो उन्होंने सबसे पहले जमीन के एक हिस्से को साफ किया, उसे खेती के लायक बनाया। बिल्कुल। और यही प्रक्रिया, यही मेहनत इस पूरी व्यवस्था की जन्मदाता है। अच्छा, तो जिस परिवार ने जंगल साफ किया, एक तरह से वो जमीन उसकी हो गई? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। वो जमीन आज की तरह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे खूंट मतलब उस पूरे वंश की सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। अच्छा। और इसी जमीन को खूंट कट्टी भूमि कहा गया। इस व्यवस्था की आत्मा यही है, भूमि पर किसी एक का नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार। मतलब यहीं से स्वशासन और सामूहिक निर्णय की भावना निकली, जिसकी बातें हम आज ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी के रूप में करते हैं। एकदम सही। ठीक है, तो इस खूंटकट्टी जमीन पर जब एक गांव बस गया, जिसे मुंडारी में हातू कहते हैं, तो उसे चलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं से त्रिस्तरीय शासन का पहला स्तर यानी ग्राम स्तर शुरू होता है। हर हातू के अपने 3 प्रमुख स्तंभ या कह सकते हैं पदाधिकारी होते थे। 3 स्तंभ? हाँ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण था मुंडा। इसे हातू मुंडा भी कहते थे। ये गांव का प्रशासनिक और राजनीतिक प्रमुख था। और ये पद मतलब वंशानुगत था? आमतौर पर हाँ, क्योंकि यह उसी परिवार से आता था जिसने उस गांव को बसाया था, यानी जिसने सबसे पहले खूंटकट्टी जमीन तैयार की थी। तो एक तरह से गांव के संस्थापक का वंशज ही गांव का? हाँ, वही मुखिया बन गया। इसके काम क्या थे फिर? मुंडा के काम बहुत स्पष्ट थे। गांव वालों से लगान वसूलना, उसे ऊपरी स्तर तक पहुंचाना, गांव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, और छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना। बिल्कुल। वो गांव का मैनेजर भी था, जज भी, और बाहरी दुनिया के लिए गांव का प्रतिनिधि भी। ठीक है, तो एक राजनीतिक प्रमुख हो गया मुंडा, लेकिन आदिवासी समाजों में धर्म और आस्था की भी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। उसे कौन संभालता था? यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, पाहन।
पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता था। सिर्फ धार्मिक प्रधान? नहीं, यही तो बात है। उसकी भूमिका सिर्फ पूजा पाठ कराने तक सीमित नहीं थी। उसे एक प्रशासनिक शक्ति भी माना जाता था। ये तो दिलचस्प है। मतलब गांव में दो सत्ता के केंद्र थे, एक राजनीतिक मुंडा और एक धार्मिक पाहन। क्या इनमें कभी टकराव नहीं होता था? बहुत कम, क्योंकि दोनों के कार्यक्षेत्र लगभग बटे हुए थे। पाहन का मुख्य काम था गांव की आध्यात्मिक सुरक्षा। वो पूजा पाठ, बलि, इन सब के जरिए देवी देवताओं को खुश रखता था, ताकि गांव में अच्छी फसल हो, लोग बीमारियों से बचे रहें और बुरी आत्माओं का साया ना पड़े। सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कह सकते हैं कि मुंडा सांसारिक मामलों का प्रमुख था और पाहन पारलौकिक मामलों का। और इन सेवाओं के बदले पाहन को क्या मिलता था? कोई वेतन? वेतन नहीं, जमीन। पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता था। यह उसकी सेवाओं का सम्मान था। अच्छा। इसके अलावा एक और खास तरह की जमीन थी, भूत खेता। भूत खेता, ये कैसा नाम है? ये जमीन पाहन को गांव को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो विशेष पूजा होती थी ना, उसके खर्च के लिए दी जाती थी। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। अगर पाहन धार्मिक प्रमुख था तो उसे भूत खेता जैसी जमीन, जो एक तरह से गांव की सुरक्षा से जुड़ी है, क्यों दी जा रही थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उस समाज में धर्म, समाज और प्रशासन ये सब अलग अलग नहीं थे, एक दूसरे से गुंथे हुए थे। हाँ, गांव की सुरक्षा सिर्फ चोर डाकुओं से नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं और बीमारियों से भी तो करनी होती थी। इसलिए पाहन की भूमिका सिर्फ पुजारी की नहीं, एक संरक्षक की भी थी। समझ गई। और तीसरा पदाधिकारी कौन था? तीसरा पदाधिकारी था महतो, जो मुंडा और पाहन का सहायक था और गांव का संदेशवाहक भी। तो मुंडा, पाहन और महतो, ये तो हुए पदाधिकारी। लेकिन कई स्रोतों में 3 जगहों का जिक्र बार बार आता है, सरना, अखड़ा और सासन। ये क्या थे? ये सिर्फ जगहें नहीं थीं, ये मुंडा गांव की आत्मा थी। इन तीनों को समझे बिना हम उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा। सरना उनका पूजा स्थल था, मतलब साल के पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का प्रतीक। और अखड़ा? ये नाम तो आज भी झारखंड की संस्कृति में बहुत जिंदा है, क्योंकि अखड़ा उस गांव का धड़कता हुआ दिल था, एक खुला सामुदायिक स्थल। दिन में ये गांव की पंचायत और सुप्रीम कोर्ट बन जाता था। मतलब सारे फैसले, सारे वाद विवाद यहीं सबके सामने होते थे। हाँ, खुली हवा में। मुंडा और पाहन यहीं बैठकर न्याय करते थे, और जैसे ही शाम ढलती, यही अखड़ा गांव का सांस्कृतिक केंद्र बन जाता, जहां नाच गाना और उत्सव होते थे। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब गांव की संसद, अदालत और कम्युनिटी हॉल सब एक ही जगह पर, कोई बंद दरवाजे नहीं, कोई गुप्त बैठकें नहीं। यही तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे हम आज ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। वो तो उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। सही बात है। और तीसरे केंद्र, शासन। तीसरा था शासन, यानी समाधि स्थल। यहां वे अपने पूर्वजों को दफनाते थे, लेकिन इसकी सबसे अनोखी चीज थी वहां रखे गए बड़े बड़े पत्थर के स्लैब, जिन्हें शासनदिरी कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ पूर्वजों की याद में लगाए गए पत्थर नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये पत्थर उस गांव में उस परिवार के वंश और उसकी खुटकट्टी जमीन पर उसके अधिकार का सबसे बड़ा भौतिक और अकाट्य सबूत थे। मतलब एक तरह का लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड से भी बढ़कर, अगर कभी किसी परिवार के जमीनी हक पर सवाल उठता, तो शासन में रखा वो पत्थर ही उनका वंशावली प्रमाण पत्र, उनका सब कुछ। वो पत्थर चीख चीख कर कहता था कि इस परिवार के पूर्वज यहाँ दफन हैं, मतलब ये जमीन इनकी है। वाह! यानी सरना आस्था के लिए, अखड़ा समाज और न्याय के लिए, और शासन विरासत और अधिकार के लिए। यह तो एक अविश्वसनीय रूप से सुव्यवस्थित समाज लगता है। हाई। लेकिन ये गांव की व्यवस्था तो बहुत आत्मनिर्भर लगती है। पर गांव कभी अकेले तो नहीं रहते। क्या होता था जब एक हाथू का झगड़ा दूसरे हाथू से हो जाता? तब तो मुंडा की शक्ति खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर व्यवस्था का दूसरा स्तर आता है। अच्छा। जब कोई ऐसा विवाद होता जो एक गांव के मुंडा के बस का नहीं होता, या दो गांवों के बीच होता, तो उसे सुलझाने के लिए एक बड़ी इकाई की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए 10 से 12 गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती थी। पट्टी। और इस पट्टी का प्रमुख कौन होता था? पट्टी के प्रमुख को मानकी कहते थे। मानकी का पद भी मुंडा की तरह ही वंशानुगत होता था। और इसका काम था अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाना। हाँ, आप इसे एक तरह की अपील अदालत समझ सकते हैं। अगर आप अपने गांव के मुंडा के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप मानकी के पास अपील कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट सीढ़ी है, गांव के स्तर पर मुंडा और उसके ऊपर कई गांवों के समूह, यानी पट्टी के स्तर पर मानकी।
क्या इसके ऊपर भी कुछ था? इस पूरी व्यवस्था का शिखर क्या था? हाँ, इसका शिखर था पड़ा। पड़ा। कई पट्टियों को मिलाकर एक महासंघ बनता था जिसे पड़ा कहते थे। यह मुंडा शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक, प्रशासनिक और कार्यकारी संस्था थी। और इसका प्रमुख? इसका प्रमुख पड़ा राजा कहलाता था। लेकिन यहां इस सबसे ऊंचे पद पर एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी व्यवस्था को असाधारण बना देता है। और वो क्या है? वो ये है कि जहां मुंडा और मानकी के पद वंशानुगत थे, हाँ। वहीं पड़ा राजा का पद निर्वाचित, इलेक्टेड होता था। एक मिनट, ये बात मुझे सच में चौंका रही है। हम अक्सर आदिवासी समाजों को परंपरा और वंश से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ऊंचे पद के लिए चुनाव हो रहा था। हाँ, चुनाव। यही इस व्यवस्था की राजनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब वो समझते थे कि योग्यता परंपरा से ज्यादा जरूरी है ना? बिल्कुल। वो समझते थे कि छोटे स्तर पर गांव और पट्टी में स्थिरता के लिए वंश परंपरा ठीक है, लेकिन जब दर्जनों गांवों और हजारों लोगों के भाग्य का फैसला करना हो तो आपको सबसे योग्य व्यक्ति की जरूरत है, और वो गुण किसी एक ही परिवार में हमेशा मिलेंगे ये जरूरी नहीं। ये परंपरा और योग्यता के बीच एक अद्भुत संतुलन है। सही कहा। और मैंने सुना है कि पढ़ा राजा अकेले काम नहीं करता था, उसकी अपनी एक पूरी कैबिनेट, एक कार्यकारिणी हुआ करती थी। बिल्कुल, एक पूरी विकसित कार्यकारिणी। सोचिए, उनके पास ठाकुर था जो पढ़ा राजा का सहायक होता था, दीवान था जो मंत्री की तरह काम करता था, पांडे था जो दस्तावेजों और हिसाब किताब का काम देखता था। ये तो पूरी सरकार है। मंत्री, वकील, सिपाही। इतना ही नहीं, बरकंदाज नाम का सिपाही था, दरोगा था जो सभा की कार्रवाई को नियंत्रित करता था, और हद तो यह है कि एक लाल भी था जिसे सभा का वकील कहा जाता था। वकील भी? हाँ, जो पक्षों की दलीलें पेश करता था। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक बनी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सदियों के अनुभव से विकसित हुई एक बहुत ही परिष्कृत प्रणाली थी। चलिए इस पूरी न्याय प्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो भाइयों में जमीन को लेकर कोई झगड़ा हो गया, वो मामला कैसे सुलझता? बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो सबसे पहले वो दोनों भाई अपने गांव के मुंडा के पास जाते। ठीक है। मुंडा गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर अखड़ा में पंचायत बुलाता। वहां दोनों पक्षों को सुना जाता, गवाहों से बात की जाती और सामुदायिक सहमति से कोई फैसला सुनाया जाता। और दंड कैसा होता था? दंड का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन को फिर से स्थापित करना होता था, जैसे कि पूरे गांव को भोज देना या कुछ जुर्माना लगाना। और अगर एक भाई उस फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो उसके पास अपील का अधिकार था। वो उस मामले को अपनी पट्टी के मानकी के पास ले जा सकता था। फिर मानकी सुनवाई करता? हाँ, मानिंकी फिर संबंधित गांवों के मुंडाओं को बुलाकर मामले की फिर से सुनवाई करता। मानकी का फैसला मुंडा से बड़ा माना जाता था। और अगर वहां भी बात नहीं बनी, मान लीजिए मामला बहुत ही पेचीदा है, तो अंतिम और सर्वोच्च अदालत थी, पड़ा राजा की सभा। ये सबसे गंभीर मामलों या उन विवादों के लिए थी जो मानकी भी नहीं सुलझा पाते थे। और वहां पड़ा राजा अपनी पूरी टीम के साथ बैठता था। हाँ, अपनी पूरी कार्यकारिणी, दीवान, पांडे, लाल के साथ बैठता और अंतिम फैसला सुनाता। पड़ा राजा का फैसला सर्वमान्य होता था। उसे न मानना मतलब पूरे समाज से बाहर होने जैसा था। यानी न्याय की एक स्पष्ट 3 स्तरीय श्रेणी थी। ये तो बहुत ही व्यवस्थित है। लेकिन इस चलती फिरती प्रणाली पर अंग्रेजों के आने का क्या असर हुआ? असर कह सकते हैं कि औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने इस व्यवस्था की कमर तोड़ दी। कैसे? टकराव 2 विचारधाराओं का था। मुंडा व्यवस्था सामूहिक स्वामित्व पर आधारित थी, जबकि ब्रिटिश कानून व्यक्तिगत संपत्ति और लिखित दस्तावेजों पर जोर देता था। और जब अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लागू की, तब तो सब कुछ बदल गया। अचानक से मुंडा और मानकी, जो सदियों से अपनी जमीन के मालिक थे, वो जमींदारों के अधीन महज किराएदार बनकर रह गए। उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। हाँ, अखड़ा की पंचायत की जगह अंग्रेजों की अदालतें आ गईं। इससे ये पूरी आत्मनिर्भर व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। अब अगर मैं एक जेपीएससी एस्पिरेंट होती तो इस पूरी चर्चा में से वो कौन सी 5-6 बातें हैं जिन्हें मैं अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट करती? परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। पहला, प्रमुख शब्दावली: खूंट, खूंटकट्टी, हाथू, अखड़ा, सासनदीरी, डाली कटारी भूमि और भूत खेता। इनके अर्थ सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हाँ। दूसरा, त्रिस्तरीय संरचना और उनके प्रमुख: ग्राम स्तर पर मुंडा, पट्टी स्तर पर मानकी और शिखर पर पढ़ा राजा। ठीक है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वंशानुगत और निर्वाचित पदों का मिश्रण। ये जानना कि मुंडा और मानकी वंशानुगत थे, लेकिन पढ़ा राजा निर्वाचित,
इस व्यवस्था की सबसे अनूठी विशेषता है। ये पॉइंट तो सच में बहुत जरूरी है। चौथा, पढ़ा राजा की विस्तृत कार्यकारिणी। दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल जैसे पदों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और पांचवा, शासनदिरी का महत्व। यह सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि एक भूमि अधिकार का दस्तावेज था। ये एक बहुत ही अनोखा तथ्य है। बहुत बढ़िया। मुंडा व्यवस्था के बाद एक और नाम बहुत सुना है, मुंडा मान की व्यवस्था। क्या ये उसी का कोई बदला हुआ रूप है या बिल्कुल अलग है? नहीं, ये एक अलग व्यवस्था है और हो जनजाति से जुड़ी है, और इसे मुंडा व्यवस्था से भी ज्यादा संगठित माना जाता है। ज्यादा संगठित? हाँ, कुछ विशेषज्ञ तो इसे भारत की पहली गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक मानते हैं। पहली गणतांत्रिक व्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसमें शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी। अधिकार और कर्तव्य बहुत स्पष्ट रूप से बटे हुए थे। कैसे? देखिए, कैसे मुंडा, मानकी और पीड़ जैसे पद सिर्फ प्रशासनिक भूमिकाएं नहीं हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने की बुनियाद है। हाँ, और हाँ, जो लोग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जनजातीय स्वशासन आधुनिक पंचायती राज से मतलब मौलिक रूप से कैसे अलग है। तो चलिए इस व्यवस्था की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई से शुरू करते हैं, गांव। स्रोतों में मुंडा का जिक्र बार बार आता है। आखिर ये मुंडा है कौन और गांव में इनकी हैसियत क्या है? तो देखिए, मुंडा गांव का कर्ता धर्ता होता है, एक तरह से सब कुछ। वो गांव का प्रशासनिक, न्यायिक और यहाँ तक कि लगान वसूलने वाला प्रमुख भी है। सब कुछ एक ही व्यक्ति? हाँ, एक स्रोत तो ये भी कहता है कि मुंडा का अपना एक अलिखित संविधान होता है जिसके तहत वो गांव चलाता है। मतलब वो सिर्फ एक मुखिया नहीं है बल्कि गांव की कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी प्रधान है। अरे वाह, मतलब गांव का कलेक्टर, जज और पुलिस कप्तान सब एक ही व्यक्ति है मुंडा। हाँ, आप कह सकते हैं। आज के जमाने में तो हम शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं और यहाँ सब कुछ एक ही जगह केंद्रित है। ये तो बहुत शक्तिशाली पद हुआ। हाँ, शक्तिशाली तो है लेकिन निरंकुश नहीं। उसकी शक्ति समुदाय की सहमति से आती है। उसका एक सहायक भी होता है जिसे डाकुआ कहते हैं। डाकुआ? जी, डाकुआ का काम है मुंडा के निर्देशों और फैसलों को गांव के हर घर तक पहुंचाना और बैठकों के लिए लोगों को इकट्ठा करना। वो एक तरह से मुंडा का सचिव और संदेशवाहक है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। मुंडा के अधिकार क्या-क्या हैं? जैसे क्या वो किसी को जमीन दे सकता है? हाँ, उसके अधिकार काफी फैले हुए हैं। वो गांव की परती भूमि यानी जो बंजर जमीन है उसे किसी भूमिहीन व्यक्ति को खेती के लिए दे सकता है। अच्छा, इसे बंदोबस्त करना कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चेक एंड बैलेंस है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मुंडा को जमीन देने का अधिकार है पर उस पर लगान कितना होगा ये तय करने का अधिकार नहीं है। शक्ति का ये बंटवारा क्यों? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? बहुत अच्छा सवाल है। यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो जाए। अच्छा, मुंडा को जमीन देने का अधिकार है लेकिन लगान तय करने का अधिकार वो व्यवस्था के अगले स्तर पर बैठे अधिकारी के पास है। हालांकि गांव से वसूले गए कुल राजस्व पर मुंडा को 16% कमीशन मिलता है। 16%? हाँ, जिसे स्थानीय भाषा में नाला कहा जाता है। जाहिर है ये उसके काम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। तो लगान वसूली और जमीन आवंटन के अलावा गांव में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है? बिल्कुल, वो अपने गांव का पुलिस अधिकारी भी होता है। छोटे मोटे झगड़े, चोरी चकारी, इन सब मामलों को देखना और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह से उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो गांव का मामला मुंडा सुलझा लेगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए दो गांव के बीच नदी के पानी को लेकर या जंगल की सीमा को लेकर झगड़ा हो गया, तब क्या होगा? सही सवाल। जाहिर है दोनों गांव के मुंडा तो अपने अपने गांव का पक्ष लेंगे। क्या इनसे ऊपर भी कोई है जो निष्पक्ष फैसला कर सके? यहीं पर मानकी की भूमिका आती है। कई गांव, आमतौर पर 5 से 10 या कभी-कभी 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक क्षेत्रीय इकाई बनती है। ओके, जिसे पीड़ या परहा कहते हैं। इस पीड़ का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहा जाता है। अच्छा, तो ये है व्यवस्था का अगला स्तर। जी, मुंडा गांव का राजा है तो मानकी कई राजाओं का महाराजा। तो जाहिर है कि मानकी के अधिकार मुंडा से कहीं ज्यादा होंगे। वो क्या क्या कर सकता है? निश्चित रूप से मानकी अपने पूरे पीड़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है।
उसका मुख्य काम अपने क्षेत्र के सभी मुंडाओं से लगान वसूलना है और वसूले गए कुल राजस्व में से उसे 10% कमीशन मिलता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। मुंडा को 16% और मानकी को 10%। प्रतिशत में तो मुंडा का हिस्सा ज्यादा लगता है। हाँ, लेकिन इसे ऐसे समझिए, मुंडा को एक गांव से 16% मिलता है, ठीक है, जबकि मानकी को 15-20 गांवों से आए कुल राजस्व का 10% मिलता है, जो अंत में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि व्यवस्था में शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनाया गया था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो ये कि मानकी गांव के बीच के विवादों का निपटारा करता है, चाहे वो सीमा विवाद हो, पानी का झगड़ा हो या कोई और मामला। अंतिम निर्णय मानकी का ही होता है। और लगान तय करने का अधिकार, जिसका जिक्र आपने पहले किया था कि वो मुंडा के पास नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा, वो अधिकार मानकी के पास है। जब मुंडा कोई नई जमीन किसी को देता है तो उस पर कितना लगान लगेगा ये मानकी ही तय करता है। तो वित्तीय मामलों में भी मानकी ही ऊपर है। हाँ, और जैसे मुंडा का सहायक डाकुआ है, वैसे ही मानकी का भी एक सहायक होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं, जो राजस्व के हिसाब किताब में उसकी मदद करता है। ये पूरी न्याय व्यवस्था काम कैसे करती है? क्या आधुनिक अदालतों की तरह सुनवाई, वकील और दलीलें होती हैं? नहीं, यहाँ प्रक्रिया बहुत अलग और ज्यादा सामाजिक है। इसमें सामूहिक सहमति मतलब कंसेंसस का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। जब कोई विवाद होता है तो गांव की सभा बुलाई जाती है। यह सभा अखड़ा में होती है। अखड़ा, ये तो गांव के बीच का खुला मैदान होता है ना? जी, जहां नाच गाना और दूसरे सामाजिक आयोजन भी होते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि गांव की आत्मा है। और वहां फैसला कैसे होता है? क्या वोटिंग होती है? नहीं, वोटिंग नहीं। अखड़ा में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। गांव के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पंच कहते हैं, गवाहों से सवाल जवाब करते हैं। इसके बाद सब मिलकर एक राय बनाते हैं। लक्ष्य किसी को हराना जिताना नहीं होता। लक्ष्य होता है एक ऐसा समाधान खोजना जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो और गांव में शांति बनी रहे। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो दंड कैसा होता है? स्रोतों में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि इसका उद्देश्य बदला लेना नहीं है। यही इस न्याय प्रणाली का सार है। दंड का उद्देश्य प्रतिशोध यानी रिवेंज नहीं बल्कि सुधार, रिफॉर्म होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सुनिश्चित करना होता है कि दोषी को अपनी गलती का एहसास हो और वो फिर से समाज का एक उपयोगी हिस्सा बन सके। इसीलिए सजा अक्सर आर्थिक या सामाजिक होती थी, जैसे जुर्माना लगा देना या पूरे गांव को दावत देने के लिए कहना, या फिर समाज से हुक्का पानी बंद करना। हाँ, जो एक बहुत बड़ी सामाजिक सजा मानी जाती है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है। लेकिन क्या कोई ऐसा मामला है जिसे इस व्यवस्था के तहत नहीं सुलझाया जा सकता? हाँ, हत्या जैसे गंभीर अपराधों को इस प्रणाली के दायरे से बाहर रखा जाता था। अच्छा। ऐसे मामलों को बड़े स्तर पर भेजा जाता था। लेकिन जमीन, जायदाद, शादी ब्याह, आपसी मारपीट, मतलब 99% मामले इसी प्रणाली के तहत सुलझाए जाते थे। और इसका भी एक तरीका होगा। हाँ, पहले मामला मुंडा के पास जाता है और अगर वहां समाधान नहीं होता तो उसे मानकी के पास ले जाया जाता है। तो यहाँ एक साफ सुथरी हायरार्की है जिससे सिस्टम में गड़बड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर लगता है कि ये एक बहुत ही सुविकसित और आत्मनिर्भर प्रणाली थी। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आज भी मौजूद कैसे है? अंग्रेजों के आने और फिर आधुनिक भारतीय कानून लागू होने के बाद भी ये बची कैसे रह गई? ये इस व्यवस्था का सबसे अनूठा और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू है। जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए तो उनका सामना हो समुदाय के जबरदस्त विरोध से हुआ। 1831-33 में हुए कोल विद्रोह ने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस स्वाभिमानी समुदाय पर अपने कानून और अपनी व्यवस्था थोपना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने हार मान ली या कोई बीच का रास्ता निकाला? उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया। उन्होंने हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को ही मान्यता दे दी। अच्छा। 1837 में थॉमस विल्किंसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने कुछ नियम बनाए जिन्हें आज भी विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है। ये विल्किंसन रूल सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है। क्या इसके तहत कुछ खास नियम थे जिसने इस व्यवस्था को इतनी मजबूती दी? बिल्कुल। विल्किंसन ने साफ तौर पर कहा कि कोल्हान क्षेत्र में मुंडा और मानकी ही दीवानी मतलब सिविल मामलों में जज होंगे। ओके। उन्होंने ये भी तय किया कि हत्या, डकैती और विद्रोह जैसे बड़े अपराधों को छोड़कर बाकी सभी मामलों का निपटारा इसी पारंपरिक व्यवस्था के तहत होगा। वाओ। उन्होंने लगान की दरें भी तय कर दी
और पूरे कोल्हान क्षेत्र को एक गवर्नमेंट एस्टेट बना दिया। असल में उन्होंने अंग्रेजी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इस पे थोपने के बजाय उसे ही आधिकारिक बना दिया। इसी एक ऐतिहासिक निर्णय की वजह से यह व्यवस्था आज भी जिंदा है। ये तो सचमुच असाधारण है। मतलब अंग्रेजों ने इसे खत्म करने के बजाय इसे कानूनी जामा पहना दिया। और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? क्या भारतीय संविधान में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष प्रावधान करती है। अच्छा। इसी के तहत इन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं को संरक्षण मिलता है। आज भी कोल्हान क्षेत्र में मुंडा मानकी व्यवस्था आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के समानांतर काम करती है। लेकिन क्या इससे टकराव की स्थिति नहीं बनती? मान लीजिए किसी मामले में पंचायत का फैसला कुछ और हो और मानकी का कुछ और, तब क्या होगा? ये एक वाजिब सवाल है। व्यवहार में लोग अपने मामलों की प्रकृति के हिसाब से चुनाव करते हैं। मतलब छोटे मोटे जमीनी विवाद या सामाजिक झगड़ों के लिए लोग आज भी सरकारी अदालतों या पुलिस के पास जाने के बजाय अपने मुंडा या मानकी के पास जाना पसंद करते हैं। और इसकी वजह क्या है? वजह साफ है। वहां फैसला जल्दी, बिना खर्च के और अपनी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार हो जाता है। बड़े आपराधिक मामलों या सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों के लिए वे आधुनिक व्यवस्था का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये टकराव से ज्यादा सह अस्तित्व का मामला है। लेकिन एक सवाल और है। ये पद वंशानुगत होते हैं, यानी पिता के बाद बेटा मुंडा या मानकी बनता है। क्या ये आज के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? सैद्धांतिक रूप से ये वंशानुगत है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसे? अगर कोई मुंडा या मानकी काबिल नहीं है, भ्रष्ट है या समुदाय का विश्वास खो देता है, तो गांव वाले मिलकर उसे हटा सकते हैं और किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को चुन सकते हैं। ओह, तो ऐसा भी हो सकता है? हाँ, उसकी वैधता समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करती है, जन्म के अधिकार पर नहीं। यही इसका सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। ये वंशानुगत होते हुए भी लोकतांत्रिक भावना से चलता है। अब बात करते हैं उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत की। कल्पना कीजिए कि उरांव समुदाय का एक समूह एक नए इलाके में आता है, जंगल साफ करता है और एक गांव बसाता है। तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी? एक व्यवस्था की। बिल्कुल। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? मतलब इस शासन व्यवस्था की नींव क्या थी? इसकी नींव एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीन से जुड़ी अवधारणा पर रखी गई, जिसे भूईहरी कहते हैं। भूईहरी? हाँ, भूईहरी। ये शब्द ही पूरी कहानी बयां करता है। भूई मतलब भूमि और हरी मतलब उसका मालिक। तो जिन शुरुआती परिवारों ने जंगलों को साफ करके खेती के लायक जमीन बनाई और गांव बसाया, हाँ, और गांव बसाया, वे भूईहर कहलाए और उनकी उस जमीन को भूईहरी कहा गया। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक सम्मान था। अच्छा, तो ये एक तरह से उनका फाउंडिंग फादर वाला स्टेटस हो गया। बिल्कुल। तो जाहिर अब जब गांव बसा तो व्यवस्था के लिए कुछ अधिकारी भी चाहिए होंगे। तो इस नए गांव में कौन से प्रमुख पद उभरे? यहीं से इस व्यवस्था की खूबसूरती दिखती है। उन्होंने समाज की दो मुख्य जरूरतों को पहचाना। एक, प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के साथ तालमेल, और दूसरा, इंसानों के बीच के जो आपसी मामले हैं उनका निपटारा। और इन दो जरूरतों के लिए दो स्तंभ खड़े किए गए। दो स्तंभ मतलब? पहला स्तंभ था पहान, जो गांव का धार्मिक प्रमुख होता था। अच्छा, धार्मिक प्रमुख। हाँ, उसका काम था पूजा पाठ करके गांव के देवी देवताओं को शांत रखना, ताकि गांव में फसल अच्छी हो, बीमारियां ना फैलें, मतलब सब कुशल मंगल रहे। ये तो कमाल है। मतलब उस समाज में सदियों पहले ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू था। एक तरह से धार्मिक और प्रशासनिक शक्तियों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस व्यवस्था की सबसे प्रगतिशील बातों में से एक है। पाहन को उसकी सेवाओं के लिए कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे पहनही भूमि कहते हैं। पहनही भूमि? हाँ। और दूसरा स्तंभ था महतो, जो गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता था। तो एक धार्मिक हो गया और एक प्रशासनिक। बिल्कुल। जहां पाहन गांव के धार्मिक मामलों को देखता था, वहीं महतो गांव के प्रशासनिक और लौकिक मामलों का निपटारा करता था। लोगों के बीच के झगड़े सुलझाना, गांव में व्यवस्था बनाए रखना, ये सब उसके काम थे। क्या महतो और पाहन के बीच कभी मतलब अधिकारों को लेकर टकराव नहीं होता था? नहीं, आमतौर पर नहीं, क्योंकि उनके कार्यक्षेत्र बहुत स्पष्ट थे। पाहन का काम पूजा पाठ तक सीमित था और महतो का काम प्रशासनिक मामलों तक।
वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। सही बात है, एक संतुलन बना हुआ था। हाँ, एक गांव की आध्यात्मिक सेहत का ध्यान रखता था तो दूसरा सामाजिक सेहत का। ठीक है, तो गांव का ढांचा महातो और पहान पर टिका था। इनके अलावा भी गांव के स्तर पर कोई और महत्वपूर्ण अधिकारी होता था? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण पद था बैगा का। बैगा? हाँ, बैगा को पहान का सहयोगी माना जाता है और कुछ जगहों पर इसे वैद्य भी कहते हैं। जहां पहान गांव के मुख्य त्योहारों को देखता था, वहीं बैगा का काम ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा करना था। अच्छा, मतलब उन आत्माओं को शांत रखना जो बीमारियों या समस्याओं का कारण बन सकती हैं। उसे झाड़ फूंक के भी ज्ञान होता था। तो गांव के स्तर पर ये तिकड़ी थी, महतो, पहान और बेगा। ये तो बहुत ही संपूर्ण व्यवस्था लगती है गांव के स्तर पर। लेकिन एक गांव में तो सब ठीक है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि जब दो गांवों के बीच कोई बड़ा झगड़ा होता होगा, जैसे जमीन या पानी को लेकर, तब क्या होता था? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था थी? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और इसका जवाब ही इस पूरी शासन प्रणाली का दिल है। अच्छा, यहीं पर पढ़ा की अवधारणा आती है। जब मामला एक गांव की पंचायत यानी महतो के स्तर से बड़ा हो जाता था तो उसे पढ़ा में ले जाया जाता था। पढ़ा? हाँ, पढ़ा एक अंतर ग्रामीण संगठन था। कई गांवों को मिलाकर, जैसे 5, 7, 11, 21, इनको मिलाकर एक पढ़ा बनता था। वाह, मतलब ये एक तरह की एपलेट कोर्ट या क्षेत्रीय अदालत हो गई। तो इस पढ़ा का प्रमुख कौन होता था? पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते थे। पढ़ा राजा? हाँ, और ये पद आमतौर पर वंशानुगत नहीं होता था। कई गांवों के प्रमुख मिलकर किसी योग्य व्यक्ति को इस पद के लिए चुनते थे। तो ये लोकतांत्रिक था? बिल्कुल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पढ़ा राजा के ऊपर भी एक अधिकारी होता था जो इस पूरी व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था, पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान? ये तो और भी दिलचस्प है। तो पढ़ा राजा और पढ़ा दीवान में क्या फर्क था? इसे ऐसे समझिए कि पढ़ा राजा एक तरह से अध्यक्ष था, लेकिन पढ़ा दीवान मुख्य न्यायाधीश की तरह था। ओह। वह सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर होता था और सबसे जटिल मामलों पर अंतिम निर्णय देता था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे। ये तो एक बहुत ही विकसित चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम लगता है। हमारे एक स्रोत में यह भी बताया गया है कि पढ़ा में शामिल गांवों को सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि उनकी भूमिका के आधार पर भी पहचाना जाता था। ये तो कमाल की बात है। हाँ, यह इस व्यवस्था की सबसे अनूठी विशेषता है। यह दिखाता है कि यह कितनी संगठित थी। किसी छोटे मोटे गणराज्य की तरह काम करता था ये। कैसे? पढ़ा के गांव को इस तरह बांटा गया था। राजा गांव, जहां से पढ़ा राजा आता था, मतलब राजधानी? हाँ, कह सकते हैं। फिर दीवान गांव, जो मंत्री या सलाहकार का गांव होता था। पनरे गांव, जो क्लर्क या दस्तावेजों का रखरखाव करता था। दस्तावेजों का रखरखाव उस जमाने में? हाँ। फिर कोतवार गांव, जो सिपाही या सुरक्षा का काम देखता था, और बाकी सभी गांव प्रजा गांव कहलाते थे। अविश्वसनीय। मतलब हर गांव की एक तय भूमिका थी, एक मंत्रालय की तरह। पंद्रह गांव मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स, कोतवान गांव मतलब होम मिनिस्ट्री। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके पास शासन को लेकर कितनी गहरी और व्यावहारिक समझ थी। तो अब जब हम ये शानदार संरचना समझ गए हैं, तो ये सब मिलकर काम कैसे करता था? मान लीजिए दो गांवों के बीच सीमा का विवाद हो गया, तो उसके निपटारे की पूरी प्रक्रिया क्या थी, शुरू से अंत तक? प्रक्रिया बहुत स्पष्ट थी। सबसे पहले दोनों गांव के महतो मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश करते। ठीक है। अगर वे असफल रहते तो मामला उनके पढ़ा राजा के पास जाता। पढ़ा राजा फिर एक पढ़ा पंचायत बुलाता। और इस पंचायत में कौन कौन शामिल होता था? इस पंचायत में पढ़ा राजा, दीवान और विवाद से जुड़े सभी गांव के महतो, पाहन और अन्य वरिष्ठ लोग शामिल होते थे, एक खुली अदालत की तरह। अच्छा। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने, सबूत पेश करने और गवाहों को बुलाने का पूरा मौका दिया जाता था। घंटों तक बहस चलती थी और फिर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का प्रयास किया जाता था। और दंड का स्वरूप क्या होता था? क्या कोई शारीरिक दंड भी दिया जाता था? आमतौर पर शारीरिक दंड से बचते थे। दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था या फिर सबसे बड़ी सजा थी सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार? हाँ, यौन दुराचार या किसी बहुत बड़े सामाजिक नियम को तोड़ने जैसे गंभीर मामलों में दोषी और उसके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था और समुदाय से कट जाना उस समाज में
मतलब मृत्युदंड से भी बड़ी सजा थी। एक दिलचस्प बात जो स्रोतों में मिली वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर है। बताया गया है कि महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार तो नहीं था, लेकिन किसी विधवा को भरण पोषण के लिए उसके पति की जमीन पर जीवन भर रहने का अधिकार जरूर था। हाँ, ये उस समय के सामाजिक मानदंडों को दिखाता है। एक तरफ संपत्ति पर मालिकाना हक न देना आज के मानकों से पिछड़ा हुआ लगता है, लेकिन दूसरी तरफ विधवा को जीवन भर के लिए भरण पोषण का अधिकार देना, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच था, ताकि कोई महिला निराश्रित न हो जाए। बिल्कुल। आज के आधुनिक कानून ने इन परंपरागत प्रणालियों को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन सामाजिक मामलों के निपटारे में इनका महत्व आज भी कई क्षेत्रों में बना हुआ है। एक और नाम है जो थोड़ा अलग लगता है, ढोकलो शोहर। इसका क्या मतलब है और ये किस जनजाति से जुड़ा है? सबसे पहले तो ये नाम ही बड़ा अनोखा है। इन शब्दों का मतलब क्या है, ढोकलो और शोहर? ये खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है जो एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आते हैं। ओके। ढोकलो का सीधा सा मतलब है बैठक या मीटिंग, और शोहर का मतलब है अध्यक्ष या चेयरमैन। तो ढोकलो शोहर मतलब बैठक का अध्यक्ष? जी। इसका एक औपचारिक रूप तो 1934-35 में सामने आया, जब खड़िया समाज को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ, जिसे ढोकलो कहा गया। अच्छा, तो ये नाम तब ज्यादा प्रचलित हुआ। हाँ, लेकिन व्यवस्था सदियों पुरानी थी। इसका उद्देश्य समाज को मजबूत बनाना था, और ये कोई राजकीय संस्था नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक सुरक्षा के लिए बनी एक प्रणाली थी। यानी एक बैठक और उसका अध्यक्ष। तो फिर इस पूरी व्यवस्था की बनावट कैसी थी? मतलब कौन कौन से मुख्य पद थे और उनका चुनाव कैसे होता था? इसे हम एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। 3 स्तरों वाला पिरामिड। ठीक है। सबसे निचले यानी ग्राम स्तर पर 3 मुख्य लोग होते थे। सबसे पहले महतो। हाँ, ये गांव का प्रधान होता था, और ये पद वंशानुगत था। गांव के सभी प्रशासनिक और सामाजिक मामले यही देखता था। ओके, एक हो गया महतो, और कौन था? दूसरा था पाहन, जिसे कालो भी कहते थे। ये गांव का धार्मिक प्रधान था। पूजा पाठ, शादी विवाह संपन्न कराना, ये सब इसका काम था। अच्छा, तो एक प्रशासनिक प्रमुख और एक धार्मिक प्रमुख। जी। पाहन का पद भी वंशानुगत था, लेकिन इसमें एक खास बात थी। गांव वाले चाहें तो उसे हटा भी सकते थे अगर वो अपने काम से खुश नहीं है तो। और तीसरा कौन था? तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पद था कटाहा का। कटाहा? हाँ, ये गांव का नेता और संचालक होता था, जिसे हम आज की भाषा में न्यायविद या जूरिस्ट कह सकते हैं। न्यायविद। जी। और इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह पद वंशानुगत नहीं था। एक मिनट, मतलब न्याय करने वाला चुना जाता था योग्यता पर? बिल्कुल। गांव के लोग किसी ईमानदार, बुद्धिमान और परंपराओं के सबसे अच्छे जानकार व्यक्ति को इस पद के लिए चुनते थे। और ये सिर्फ अपने गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के 20-25 गांवों के विवादों को भी सुलझाता था। वाह, ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है। तो ये तो हुआ गांव का स्तर। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था अंतर्ग्राम स्तर। कई गांवों को मिलाकर एक खूंट बनता था, और इसका अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता था। और पिरामिड के सबसे ऊपर? सबसे ऊपर था संपूर्ण समाज का स्तर। यह सर्वोच्च इकाई थी, जिसे ढोकलो कहते थे। अच्छा, महासभा। हाँ, और इसका जो प्रमुख होता था वो था ढोकलो सोहर। उसे पूरे खड़िया समाज का राजा माना जाता था। तो क्या सारी ताकत बस उसी के हाथ में थी? नहीं, उसकी मदद के लिए भी एक टीम थी। जैसे लिखाकड़, जो सचिव या मंत्री का काम करता था। लिखाकड़, लिखने वाला? बिल्कुल। फिर था तिंजूकड़, जो खजांची या कोषाध्यक्ष का काम करता था। और एक दीवान भी था, जो राजा का सलाहकार होता था। ये तो पूरी तरह से एक विकसित शासन प्रणाली लगती है। जेपीएससी के लिए ये नाम तो बहुत जरूरी होंगे। बहुत ज्यादा। मैच द फॉलोइंग में ये सीधे पूछे जा सकते हैं। पदाधिकारी का नाम एक तरफ और उसका काम दूसरी तरफ। यह संरचना तो काफी व्यवस्थित है। अब इनके प्रमुख कार्यों के बारे में बताइए। ये पदाधिकारी असल में करते क्या थे? इनके काम बहुत साफ तौर पे बटे हुए थे। गांव के स्तर पर महतो और कटाहा गांव की सुरक्षा, झगड़ों का निपटारा और सभा के फैसलों को लागू करवाने का काम करते थे। और पाहन? और पाहन का काम था पर्व त्योहारों की तारीख तय करना और सारे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना। और जो सबसे ऊपर था ढोकलो सोहर, उसका क्या काम था? वो एक सर्वोच्च अपीलीय अदालत की तरह था। मतलब जो मामले गांव के स्तर पर नहीं सुलझते, वो उसके पास आते थे। वो बड़े और गंभीर मुकदमों पर भी फैसला देता था। एक बात साफ होनी चाहिए, ये कोई पुलिस सिस्टम नहीं था, बल्कि एक सोशल कंट्रोल सिस्टम था। हाँ, इसका आधार कोई कानून की किताब नहीं, बल्कि समाज की परंपराएं और नैतिक मूल्य थे। आपने सामाजिक नियंत्रण की बात की, तो इसमें दंड देने का तरीका क्या था? क्या जेल या फांसी जैसी कोई सजा होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहाँ दंड का स्वरूप पूरी तरह से सामाजिक था। सामाजिक मतलब? सबसे कठोर सजा थी सामाजिक बहिष्कार, जिसे बिटलाहा भी कहते हैं। ये गंभीर यौन अपराधों जैसे मामलों में दी जाती थी। दोषी व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था। उससे कोई लेन देन, कोई बातचीत नहीं? कुछ भी नहीं। इसके अलावा आर्थिक दंड मतलब जुर्माना लगाया जाता था, और छोटे मोटे अपराधों में दोषी को अपनी गलती मानकर पूरे गांव को भोज देना पड़ता था। भोज देना? ये तो बड़ी अजीब सजा है। इसके पीछे सोच बहुत गहरी थी। कल्टाहा द्वारा भात भीतर नाम का एक शुद्धिकरण समारोह होता था, जिसके बाद व्यक्ति को समाज में वापस शामिल कर लिया जाता था। मतलब सजा का मकसद अपराधी को सुधारना और समाज में संतुलन बनाए रखना था, ना कि सिर्फ उसे सजा देना। बिल्कुल, मॉडर्न लॉ से यही इसका सबसे बड़ा अंतर है। झारखंड में तो मुंडा, संथाल, उरांव जैसी और भी जनजातियां हैं। उनकी भी अपनी शासन व्यवस्थाएं हैं। क्या ढोकलो शहोर का उनसे कोई संबंध था? हाँ, अच्छा सवाल है। खड़िया जनजाति की इस व्यवस्था पर मुंडा शासन व्यवस्था का प्रभाव साफ दिखाई देता है। कैसे? कुछ पद और संरचनाएं, जैसे पाहन का पद, ये मुंडा मान की व्यवस्था से मिलती जुलती हैं। इसे एक तरह से मुंडा शासन व्यवस्था की ही एक उपशाखा माना जा सकता है, जिसमें कुछ स्थानीय बदलाव हैं। अब उस व्यवस्था पर आते हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा व्यवस्थित और विस्तृत माना जाता है, संथालों की मांझी परगनैत व्यवस्था। निश्चित रूप से यह सबसे सुसंगठित प्रणालियों में से एक है, जिसमें हर पद की जिम्मेदारी बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं था, ये संथाल समाज की सामूहिक समझ और उनकी जीवन शैली का एक प्रतीक था। तो इसे ठीक से समझने के लिए चलिए पहले थोड़ा संदर्भ तैयार करते हैं। संथाल, जैसा कि हम जानते हैं, जनसंख्या के हिसाब से भारत की तीसरी और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जी। और झारखंड में इनका मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है, लेकिन ये हजारीबाग, बोकारो, धनबाद मतलब लगभग पूरे राज्यों में फैले हुए हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि जब वो इस क्षेत्र में बसे तो उन्हें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत थी जो उनके अपने सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो। कोई बाहरी व्यवस्था उन पर थोपी नहीं गई थी। सही बात है। उनकी अपनी शासन व्यवस्था, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सबसे बढ़कर सामुदायिक सहमति की नींव पर खड़ी थी। कोई लिखित कानून नहीं था, सब कुछ पीढ़ियों से चले आ रहे अलिखित नियमों पर ही आधारित था। और शायद यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था असल में है क्या, अगर किसी को आसान शब्दों में समझाना हो तो? बहुत सरल शब्दों में, ये संथाल जनजाति की अपनी सरकार चलाने की पारंपरिक प्रणाली है। अपनी सरकार? हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव के स्तर से लेकर कई गांव के समूह तक, मतलब एक बड़े क्षेत्र तक, प्रशासनिक और न्यायिक काम करने के लिए अलग अलग पदाधिकारियों की एक पूरी श्रृंखला होती थी। एक बहुत ही सुव्यवस्थित तदानुक्रम, एक हायरार्की। और इसका नाम मांझी शासन व्यवस्था इसलिए पड़ा क्योंकि इस पूरी व्यवस्था की जो बुनियाद है, जो केंद्र बिंदु है, वो गांव होता है। जी। और गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है, यानी सारी शक्ति और व्यवस्था इसी एक पद के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। संथालों ने ये व्यवस्था पूरी तरह से खुद नहीं बनाई थी। अच्छा। उन्होंने इसे सौरिया पहाड़िया जनजाति से अपनाया था, जो संथाल परगने के मूल निवासी माने जाते हैं। ये तो वाकई में दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर के सांस्कृतिक लेन देन को दिखाता है। इसका मतलब है कि जनजातीय समाज एक दूसरे से अलग थलग नहीं थे। एकदम सही। संथालों ने एक नई जगह पर आकर शून्य से शुरुआत नहीं की, बल्कि वहां पहले से मौजूद एक सफल मॉडल को देखा, उसे अपनाया और शायद समय के साथ उसे और बेहतर और संगठित बनाया। ये उनकी व्यावहारिकता को दिखाता है। बिल्कुल। इसीलिए जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इसे सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर नहीं, बल्कि एक ट्राइबल पॉलिटी यानी एक जनजातीय राज व्यवस्था के रूप में समझना जरूरी है। सही। यह दिखाता है कि उनकी अपनी एक विकसित राजनीतिक सोच और संरचना थी। तो चलिए अब इस संरचना के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी मांझी की भूमिका को समझते हैं। जी। तो मांझी, जैसा हमने कहा, गांव का प्रधान होता था और ये पद आमतौर पर वंशानुगत होता था, यानी पिता के बाद बेटे को मिलता था। हाँ, सामान्यतः यही होता था। लेकिन वो सिर्फ एक नाम का मुखिया नहीं था, वो गांव का प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही प्रमुख था। एक तरह से गांव का सीईओ और चीफ जस्टिस सब कुछ एक ही व्यक्ति। ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है।
अगर हम प्रशासनिक तौर पर देखें तो लगान वसूलना, उसे ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचाना, सरकार की किसी नई योजना या नियम के बारे में गांव वालों को बताना, और बाहरी दुनिया से गांव की तरफ से आधिकारिक तौर पर बात करना, ये सब। जी हाँ, ये सब मांझी की ही जिम्मेदारी थी। और उसकी न्यायिक भूमिका? मान लीजिए गांव में दो लोगों के बीच जमीन को लेकर कोई विवाद हो गया, तब क्या होता था? ऐसे में मांझी गांव के पंचायत बुलाता था, और ये पंचायत किसी आम जगह पर नहीं होती थी। कहाँ होती थी? ये एक खास जगह पर होती थी जिसे मांझी थान कहते हैं। ये गांव के बीच में एक चबूतरे जैसा पवित्र स्थान होता था, जहां संथाल अपने गांव के संस्थापक पूर्वज का निवास मानते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मीटिंग की जगह नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल था। यस, ये उस जगह को एक नैतिक अधिकार भी देता होगा। निश्चित रूप से। वहां मांझी दोनों पक्षों की बात सुनता था, फिर वो गांव के जो बड़े बुजुर्ग और सम्मानित लोग होते थे, जिन्हें भगदो प्रजा कहते हैं, उनसे सलाह लेता था। तो फैसला सिर्फ मांझी का नहीं होता था? नहीं, फैसला परंपराओं और सामूहिक विवेक के आधार पर लिया जाता था। चोरी, पारिवारिक झगड़े, ऐसे सभी मामले गांव के स्तर पर ही सुलझा लिए जाते थे। तो मांझी की शक्ति असीमित नहीं थी, वो समुदाय और परंपरा के प्रति जवाबदेह था। लेकिन क्या होता अगर कोई मामला बहुत ज्यादा जटिल हो, या उसे मांझी सुलझा ना पाए, या फिर विवाद दो अलग अलग गांवों के बीच हो? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस व्यवस्था का अगला स्तर सामने आता है। ये व्यवस्था सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा, कई गांवों को मिलाकर आमतौर पर 15 से 20 गांवों का एक समूह होता था, जिसे परगना कहते थे। 15 से 20 गांव? जी, और इस परगना का जो प्रमुख होता था उसे परगनेत कहा जाता था। तो परगनेत एक तरह से मांझियों का प्रमुख हुआ। उसकी भूमिका क्या थी? उसे प्रमुख से ज्यादा एक ऊपरी अदालत या एक क्षेत्रीय प्रशासक समझना बेहतर होगा। ऊपरी अदालत? हाँ, परगनेत का सबसे महत्वपूर्ण काम उन मामलों की सुनवाई करना था जो मांझी के स्तर पर नहीं सुलझ पाए, यानी वो एक अपीलेट अथॉरिटी था। अगर किसी को मांझी के फैसले से असंतोष है तो वो परगनेत के पास अपील कर सकता था। तो ये सिस्टम में एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस था। बिल्कुल। ताकि कोई भी मांझी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न कर सके। ये सुनिश्चित करता था कि न्याय का एक और स्तर मौजूद है। एकदम सही। इसके अलावा वो अपने क्षेत्र के सभी मांझियों के काम पर नजर भी रखता था, उनका मार्गदर्शन करता था और अलग-अलग गांवों के बीच होने वाले विवादों जैसे चरागाह या पानी को लेकर हुए झगड़ों को भी सुलझाता था। तो मांझी और परगनेत के बीच का ये जो पदानुक्रम था, वही इस शासन को सुचारू रूप से चलाता था। जी बिल्कुल। ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही सुसंगठित व्यवस्था थी। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है मांझी और परगनेत ये सब अकेले तो नहीं कर सकते थे, उनकी मदद के लिए भी एक टीम होती होगी। हाँ, और ये टीम बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे हम मांझी का मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं, जिसके हर सदस्य की अपनी खास जिम्मेदारी थी। मंत्रिमंडल? जी, इसमें सबसे पहले आता है जोग मांझी। ये मांझी का उप प्रधान या सहायक होता था। अगर मांझी गांव का सीईओ है तो जोग मांझी को हम सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कह सकते हैं। उससे भी ज्यादा, उसे आप गांव का एक तरह से नैतिक प्रहरी या समाज कल्याण अधिकारी समझिए। नैतिक प्रहरी? हाँ, जोग मांझी का मुख्य काम गांव के लोगों, खासकर युवक युवतियों के आचरण पर नजर रखना था। शादी ब्याह के मामलों को तय कराने में उसकी भूमिका बहुत अहम होती थी। जन्म और विवाह से जुड़ी हर जानकारी वही मांझी तक पहुंचाता था। अच्छा। और मांझी के गैर मौजूदगी में गांव का सारा कामकाज भी वही देखता था। यानी समाज की नैतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जोग मांझी की थी। इसके बाद एक और पद का जिक्र आता है, नायके। नाम से तो ये कोई धार्मिक पद लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। नायके गांव का धार्मिक प्रधान या पुजारी होता था। उसका काम पूरी तरह से आध्यात्मिक था। मतलब गांव का जो जाहिर थान यानी पवित्र उपवन होता है, वहां देवी देवताओं की पूजा करना, त्योहारों पर अनुष्ठान संपन्न कराना, ये सब नायके की जिम्मेदारी थी। तो उसका प्रशासनिक कामों से कोई लेना देना नहीं था? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन और धर्म को बिल्कुल अलग रखा गया था। नायके का प्रशासनिक या न्यायिक मामलों से कोई वास्ता नहीं था। ये तो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का एक पारंपरिक रूप हो गया। ये बहुत ही आधुनिक सोच है। अच्छा, एक और पदाधिकारी का नाम है गुडैत। जी। उसका क्या काम था? गुडैत को आप मांझी का सचिव और सूचना दूत कह सकते हैं। सूचना दूत? जी, वो मांझी का संदेशवाहक था। गांव में पंचायत की बैठक बुलानी हो, किसी त्योहार की सूचना देनी हो या मांझी का कोई आदेश सुनाना हो, ये सारी जानकारी घर घर तक पहुंचाने का काम गुडैत ही करता था। तो वो गांव का कम्युनिकेशन नेटवर्क था। हाँ, उसके बिना व्यवस्था चल ही नहीं सकती थी। तो हमारे पास एक प्रधान मांझी, एक नैतिक प्रहरी जोग मांझी,
एक धार्मिक प्रमुख नाइके और एक सूचना दूत गुड़ेत हैं। ये तो किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। हाँ, और इनके अलावा भी कुछ सहायक पद थे, जैसे देश मांझी या मोड़े मांझी, जो 5 से 8 गांव का प्रमुख होता था और एक तरह से मांझी तथा परगणैत के बीच की एक कड़ी का काम करता था। अच्छा। और जैसा मैंने पहले बताया, भगदो प्रजा, जो गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे, जिनकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाता था। ये पूरी टीम मिलके ही इस व्यवस्था को इतना प्रभावी बनाती थी। इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये है कि ये व्यवस्था केवल पदों का एक ढांचा नहीं थी, बल्कि इसके कुछ गहरे सिद्धांत थे। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये परंपरा पर आधारित शासन था। कोई लिखित संविधान नहीं, कोई कानून की किताब नहीं। हर फैसला पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के आधार पर होता था। और दूसरी बड़ी विशेषता थी सहमति और सहभागिता। फैसले ऊपर से थोपे नहीं जाते थे। पंचायत में सबकी राय ली जाती थी और कोशिश होती थी कि फैसला आम सहमति से हो। तो पद भले ही वंशानुगत थे, लेकिन काम करने का तरीका काफी हद तक लोकतांत्रिक था। और शायद इसी वजह से लोग फैसलों का सम्मान भी करते थे, क्योंकि वे खुद उस प्रक्रिया का हिस्सा होते थे। बिल्कुल। और जब कोई इन अलिखित नियमों को तोड़ता था तो दंड का प्रावधान भी था। और इस व्यवस्था में सबसे कठोर सजा शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक थी। आप बिटलाहा की बात कर रही हैं? जी, बिटलाहा। हाँ, इसका जिक्र प्रमुखता से मिलता है। ये बिटलाहा आखिर था क्या और इतना भयानक क्यों माना जाता था? बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार था। ये सबसे गंभीर अपराधों, खासकर यौन दुराचार या एक ही गोत्र में विवाह करने जैसे मामलों में दिया जाता था, जिसे समाज में सबसे बड़ा पाप माना जाता था। तो सजा के तौर पर क्या किया जाता था? दोषी व्यक्ति और उसके परिवार को पूरे समाज से बाहर कर दिया जाता था। बाहर कर दिया जाता था मतलब गांव से निकाल देते थे? नहीं, गांव से निकालते नहीं थे, उससे भी बुरा। इसका मतलब ये था कि गांव या समाज का कोई भी व्यक्ति उनसे बात नहीं करेगा, उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखेगा, उन्हें किसी शादी या त्योहार में नहीं बुलाया जाएगा। वे सबके बीच रहते हुए भी अकेले हो जाते थे। एक तरह से ये सामाजिक मृत्यु थी। ये तो बहुत कठोर सजा है। एक घनिष्ठ समुदाय में जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, वहां इस तरह से अदृश्य बना दिया जाना किसी भी शारीरिक दंड से ज्यादा भयावह माना जाता था। ये दिखाता है कि सामुदायिक एकता और सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था कितनी मजबूत थी। मतलब एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बाहरी पुलिस नहीं बल्कि समाज खुद था। जी। इस तरह की व्यवस्था को समझने से ये भी साफ हो जाता है कि परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल क्यों पूछे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक आम सवाल जो अक्सर आता है वो ये है कि संथालों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से ग्रहण की है। और जैसा हमने चर्चा की, इसका सही जवाब है सौरिया पहाड़ियां। ये तथ्य उनकी अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सवाल दंड विधान से जुड़ा हो सकता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा कौन सी है? और जवाब होगा बिटलाहा। ये प्रश्न सिर्फ एक तथ्य नहीं पूछता, बल्कि ये संथाल समाज के नैतिक मूल्यों के बारे में भी बताता है कि वे किस चीज को सबसे गंभीर अपराध मानते थे। अब तक हमने जितनी भी व्यवस्थाओं की बात की, वे सभी विशुद्ध रूप से जनजातीय लगती हैं। लेकिन एक नाम आता है, नागवंशी शासन व्यवस्था, जिसमें राजशाही का पुट सुनाई देता है। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरा सवाल तो सबसे पहले यही है कि क्या कोई शासन व्यवस्था एक ही समय में जनजातीय भी हो सकती है और राजतंत्रात्मक भी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। क्या झारखंड में राज्य बनने की प्रक्रिया एक जनजातीय समाज के भीतर से ही शुरू हुई? हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक विशुद्ध जनजातीय शासन व्यवस्था, जिसे हम ट्राइबल गवर्नेंस कहते हैं, से एक प्रारंभिक राज्य यानी अर्ली स्टेट फॉर्मेशन का विकास होता है। अच्छा। और नागवंशी व्यवस्था इसी संक्रमण काल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस व्यवस्था की प्रकृति और इसके क्रमिक विकास को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। इस नागवंशी शासन की शुरुआत ये हुई कैसे और कहाँ हुई? देखिए, नागवंशी शासन की स्थापना 64 ईस्वी में फणी मुकुट राय द्वारा की गई थी। 64 ईस्वी में? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यह किसी विजय या युद्ध का परिणाम नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसे? अंतिम मुंडा राजा थे मदरा मुंडा। उन्होंने सभी पढ़ा पंचायत के मानकियों की सहमति से
फणी मुकुट राय को अपना राजा चुना और सत्ता सौंप दी। एक मिनट, ये तो बहुत ही असाधारण बात है। मतलब एक जनजातीय समाज ने खुद ही एक राजा को चुन लिया। हाँ, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह वंश द्वारा कबीले पर शासन की स्थापना नहीं थी। तो ये एक तरह का शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण था। बिल्कुल, एक ऐसा शांतिपूर्ण हस्तांतरण जहां एक जनजातीय समाज ने ही एक गैर जनजातीय सामाजिक आधार पर राज्य की स्थापना को स्वीकार किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मुंडा व्यवस्था को खत्म नहीं किया। अक्सर तो नई व्यवस्था पुरानी को मिटा देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी है। फणी मुकुट राय ने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, बल्कि उसका विस्तार किया। अच्छा, उसका विस्तार किया। हाँ, मुंडा मान की व्यवस्था का लंबे समय तक आदर किया गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अगर मुंडा व्यवस्था चल ही रही थी तो नागवंशी शासन को हम क्या कहेंगे? क्या ये मतलब पूरी तरह से राजतंत्र था? नहीं, और यही जेपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। नागवंशी शासन न तो पूरी तरह से जनजातीय व्यवस्था थी और न ही पूरी तरह से एक राजशाही। तो फिर क्या थी? ये एक संक्रमणकालीन शासन प्रणाली या कहिए एक ट्रांजिशनल गवर्नेंस सिस्टम थी। ट्रांजिशनल सिस्टम। इसमें राजतंत्रात्मक तत्व थे, जैसे वंशानुगत राजा का पद, राजा की सहायता के लिए दीवान, पांडे, ठाकुर जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए। ठीक है। लेकिन साथ ही ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की जो जनजातीय परंपराएं थीं, जैसे मुंडा मानकी और भुयरी व्यवस्था, वो काफी हद तक संरक्षित थीं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिश्रित प्रणाली थी, एक हाइब्रिड मॉडल। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो जनजातीय लोकतंत्र और राजशाही के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। चलिए इस संरचना को थोड़ा और खोलते हैं। ये काम कैसे करती थी? मतलब गांव से लेकर राजा तक का ढांचा कैसा था? इसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। सबसे निचले स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर गांव का प्रमुख महतो या मुंडा होता था। ये तो मुंडा व्यवस्था वाले ही पद हैं। हाँ, बिल्कुल। अन्य अधिकारी भी वही थे, जैसे भंडारी जो अनाज का भंडारण देखते थे और पाहन जो धार्मिक कार्य करते थे। और पिरामिड में इसके ऊपर बीच के स्तर पर यानी अंतरग्राम स्तर पर कई गांवों को मिलाकर पट्टी या पड़ाव बनता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। मानकी। इन्हीं मानकियों को भुएहार भी कहा जाता था और इनका मुख्य कार्य था अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करना। और सबसे ऊपर पिरामिड के टॉप पर सबसे ऊपरी स्तर पर था संपूर्ण नागवंशी राज्य, जिसके प्रमुख महाराजा होते थे। अच्छा, यहाँ राजा की भूमिका आती है। हाँ, महाराजा की सहायता के लिए उनके परिवार के सदस्य होते थे, जिन्हें कुंवर, लाल या ठाकुर कहा जाता था। और प्रमुख सहायक अधिकारियों में थे दीवान जो वित्तीय प्रमुख थे और पांडे जो राजा को सभा के निर्णयों से अवगत कराते थे। समझ गया। तो असल बदलाव सिर्फ टॉप लेवल पर हुआ था। लेकिन अगर शासन है तो कर भी होगा। भूमि और कर को लेकर क्या व्यवस्था थी? क्या ये मुंडाओं की खूंट कट्टी व्यवस्था जैसी थी? देखिए, शुरुआत में नागवंशी राजा नियमित कर नहीं वसूलते थे। बिना टैक्स के कोई राज्य कैसे चल सकता है? वो मुंडाओं की पारंपरिक भूइंहरी भूमि व्यवस्था का सम्मान करते थे। व्यवस्था नजराने या भेंट पर आधारित थी। लोग अपनी मर्जी से जो दे देते थे वही काफी था। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा तो ऐसी नहीं रही होगी। नहीं रही। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव मुगलों के आक्रमण मतलब 1585 के बाद आया। नागवंशी राजाओं पर मालगुजारी यानी एक तरह का नजराना देने का दबाव डाला गया मुगलों द्वारा। हाँ, और इसी दबाव के कारण राजाओं ने अपनी प्रजा से कर वसूलना शुरू किया। अरे, तो मतलब एक बाहरी हस्तक्षेप ने पूरी आंतरिक व्यवस्था को बदल दिया। बिल्कुल। 1616 ईस्वी में राजा दुर्जन साल को मालगुजारी न देने के कारण 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। 12 साल? हाँ, और जब वे 6000 रुपए वार्षिक कर देने की शर्त पर रिहा हुए तो उन्होंने इस राशि को वसूलने के लिए जागीरदारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो यहीं से जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हुई? बिल्कुल। और यह बिंदु असर्शन रीजन प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? कथन असर्शन नागवंशी शासन में नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हुई। कारण रीजन मुगल शासकों द्वारा मालगुजारी की मांग ने नागवंशी राजाओं को कर वसूलने के लिए बाध्य किया। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये बहुत उपयोगी है। अच्छा, न्याय व्यवस्था कैसी थी?
क्या राजा के पास अपनी अदालतें थी? नहीं, आधुनिक अदालतों जैसी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। तो फिर झगड़े कैसे सुलझते थे? ज्यादातर सामाजिक और छोटे-मोटे विवाद ग्राम स्तर पर महतो और अंतरग्राम स्तर पर मानकी यानी भूइंहार द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ही सुलझाए जाते थे। लेकिन जब राजशाही मजबूत हुई होगी तब? हाँ, समय के साथ जब राजशाही मजबूत हुई तो भूइंहारों के न्यायिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। अच्छा। और वे केवल अपनी भूमि के मालिक रह गए। ये सत्ता के केंद्रीकरण को साफ-साफ दर्शाता है। अगर हमें दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करनी हो, मतलब नागवंशी और मुंडा शासन की, तो मुख्य अंतर क्या था? मुख्य अंतर सत्ता के स्वरूप का था। वो कैसे? देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक, समुदाय आधारित और विकेंद्रीकृत थी। वहां पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च थी। और नागवंशी? नागवंशी शासन व्यवस्था ने एक वंशानुगत और केंद्रीकृत राजतंत्र की नींव रखी, जिसमें सर्वोच्च शक्ति महाराजा के पास थी। इसने मुंडा व्यवस्था को अपने नीचे एक प्रशासनिक इकाई के रूप में शामिल तो किया, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा राजा का होता था। समझ गया। और फिर अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब इस व्यवस्था का क्या हुआ? ये व्यवस्था के पतन का आप कह सकते हैं अंतिम चरण था। 1765 में जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली तो छोटा नागपुर भी उनके प्रभाव में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका कब लगा? सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू करने से आया। इसने ऐसा क्या कर दिया? इसके तहत नागवंशी राजा अब राजा नहीं बल्कि सिर्फ जमींदार बन गए। राजा से जमींदार? हाँ, उनका काम केवल अंग्रेजों के लिए लगान वसूलना रह गया। तो उनकी जो पारंपरिक शक्ति थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। हाँ, वे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन केवल कर संग्राहक बनकर रह गए। इससे क्षेत्र में शोषण बढ़ा और यही बाद में होने वाले आदिवासी असंतोष और विद्रोहों की पृष्ठभूमि बना। यह बहुत ही शानदार विश्लेषण था। चलिए अब अंत में इन सभी व्यवस्थाओं की एक त्वरित तुलना कर लेते हैं ताकि सारे बिंदु एक साथ स्पष्ट हो जाएं। जरूर, इसे एक प्रीलिम्स बूस्टर की तरह समझते हैं। ठीक है। तो मुंडा और मांझी में क्या मुख्य फर्क है? देखिए, दोनों ग्राम प्रधान हैं, बस मुंडा जनजाति में और मांझी संथाल जनजाति में भूमिका लगभग एक जैसी है। ओके, और पढ़ा वर्सेस मुंडा मानकी? पढ़ा, उरांव और मुंडा दोनों में अंतर्ग्राम इकाई है, लेकिन हो जनजाति की मुंडा मानकी व्यवस्था में इस इकाई को पीड़ कहते हैं और उसका प्रमुख मानकी होता है। और विल्किंसन रूल वाला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है। एग्जैक्टली, वो मुंडा मानकी व्यवस्था को ही मान्यता देता है। ढोकलू शोहर की सबसे यूनिक बात क्या थी? इसका सर्वोच्च प्रमुख ढोकलो शोहर हर 3 साल में चुना जाता था, मतलब इलेक्टेड पद था। और करठा का पद तो पूरी तरह से योग्यता पर आधारित था, वंशानुगत नहीं। और नागवंशी व्यवस्था? नागवंशी व्यवस्था अकेली ऐसी थी जो धीरे धीरे राजतंत्र की ओर झुक गई और जिसमें जागीरदारी और मालगुजारी जैसी बाहरी प्रथाएं शामिल हो गईं। ये तुलना बहुत ही उपयोगी है। इसने पूरे विषय को एक फ्रेम में रख दिया है। और यदि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।